हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसमें शुरुआत करेंगे हम लोग वर्नर्स थ्योरी से। वर्नर्स थ्योरी वर्नर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने दी थी। ठीक है, इसमें समझाया क्या गया था उस पर चर्चा कर लेते हैं अपन, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्नर सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, हैव 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, 2 तरीके की वैलेंसीज होती है, जिसमें से पहली वैलेंसी होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी होती क्या है, इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। सपोज कोई एक्सपेरिमेंट किया गया, कोई आपको ऐसा कंपाउंड दे दिया गया CONH3 का होल 6 एंड Cl3, CONH3 का होल 6 एंड Cl3, इसको एक्सेस ऑफ AgNO3 के सॉल्यूशन में डाला गया, रिएक्ट करवाया गया, एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ में रिएक्ट करवाया गया। फाइनल मतलब ये रिएक्शन होने के बाद में जब हमारे पास में प्रोडक्ट्स मिले तो हमको Ag और Cl आपस में रिएक्ट होता हुआ दिखेगा यहाँ से, है ना। Ag और Cl, ऑब्वियसली ये रिएक्शन होगी तो Ag और Cl रिएक्ट होंगे। अब ये Cl कितना डिसोसिएट हुआ, तो मान लिया सपोज कि 3 मोल्स ऑफ AgCl जो था वो क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। 3 मोल्स ऑफ AgCl क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। तो यहाँ से ये पता चला कि हमने कल एक बात पढ़ी थी, कल मीन्स पिछली क्लास में एक बात पढ़ी थी कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड के बाहर जितनी चीज़ें होती है वो सारी की सारी डिसोसिएट होती है। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये बाहर वाला जो स्पेक्टेटर आयन है, सिर्फ ये डिसोसिएशन में जाता है। अगर यहाँ पे 3 मोल्स AgCl के बन गए, मतलब तीनों की तीनों Cl क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट ये ही था और ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट सिर्फ ये था। आ गया समझ में? ठीक है, अब इसमें क्या होगा बेटा, ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं क्या, प्राइमरी वैलेंसी। ये बाहर वाले पार्ट को कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी और ये अंदर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, है ना। तो कैसे पता चलेगा प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, ठीक है, साथ में जो स्पेक्टेटर आयन लगा हुआ होगा वो हमारी क्या शो करेगा, प्राइमरी वैलेंसी को, और अंदर नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने लगे हुए हैं वो क्या शो करेगा, हमारी सेकेंडरी वैलेंसी को। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। अगर मैं यहाँ लिख दूँ सिर्फ 2 मोल्स ही AgCl के प्रेसिपिटेट हुए हैं, तो फिर क्या होता, तो CONH3 का होल 5 एक Cl अंदर आ जाता। सिर्फ 2 ही प्रेसिपिटेट हुए, मतलब बाहर कितने आते, सिर्फ 2 ही आते, है ना। 2, जितना अमाउंट प्रेसिपिटेट होगा सिर्फ उतना ही बाहर की तरफ आएगा। दिस इज योर प्राइमरी वैलेंसी एंड दिस इज योर सेकेंडरी वैलेंसी। आ गया समझ में? पक्का सबको आ गया समझ में? ठीक है, चलिए। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को डिफाइन किया था किसने, वर्नर की थ्योरी के अंदर, जिसमें ये बताया गया था कि बाहर और अंदर जितने भी पार्ट होंगे वहाँ से ये पता चलता है कि भाई कितना डिसोसिएट हो रहा है, कितना बाहर रहेगा, कितना अंदर स्फीयर में रहेगा, मतलब कितना डिसोसिएट होगा या कितना नहीं होगा डिसोसिएट। आ गया समझ में? ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोगों ने वर्नर्स थ्योरी का ख़त्म किया, है ना। इसके बाद वाली जो थ्योरी आती है वो आती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN कहा जाता है इसको, यान EAN बोलेंगे हम लोग इसको। क्या फॉर्मूला होता है EAN का?
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के पास में है, प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, कितने उसने बॉन्ड बनाए हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल मेटल एटम प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ में आएगा। क्वेश्चन, फाइंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ ए NiCO का होल 4, ये ले लिया हमने, है ना, NiCO का होल 4। तो इसमें Ni जो होता है इन NiCO का होल 4, ठीक है, ये हमको देखना है। Ni का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Ni का एटॉमिक नंबर कितना होता है, डी ब्लॉक की पहली लाइन याद करिए, लॉकडाउन में घर में बैठे हुए थे, स्कूटर टीवी कार सब चीज़ें यूज ले रहे थे, पापा डांट रहे थे कि स्कूटर टीवी कार थने फेंक दूँ, ठीक है। तो एक दिन आपको भी गुस्सा आया, आपने बोला स्कूटर टीवी कार मने फेंको नहीं, ठीक है, स्कूटर टीवी कार मने फेंको नहीं। और जैसे ही पापा ने फेंक दिया तो आपके क्या आ गई, सूजन आ गई, है ना। इस वाली लाइन को गिन लो फिंगर टिप्स पे, स्कूटर टीवी कार मने फे को नी सूजन, ये 10 एलिमेंट कंप्लीट हुए। ये 10 एलिमेंट में स्टार्टिंग आपने करी 1 नंबर से, तो निकल कहाँ आ रहा है, 8 नंबर पे। दिस इज फ्रॉम 21 से स्टार्ट होता है और 28 पे आ रहा है, तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा, 28। हमको क्या चाहिए, क्यों चाहिए एटॉमिक नंबर, क्यों चाहिए एटॉमिक नंबर, क्योंकि निकल का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ निकालना पड़ेगा, है ना, निकल का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही निकल का टोटल एटॉमिक नंबर कहाँ से हम लोग निकालेंगे, एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे निकल का एटॉमिक नंबर था 28, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बेटा, 28। ये निकल गया, समझ में आ गई बात, ठीक है। उसके बाद में निकल के साथ में CO ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं अपन, कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो यहाँ हम लोग पुट करते हैं फॉर्मूला में, EAN इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CA में कितने हैं, 28 प्लस 2 इंटू कितने नंबर ऑफ बॉन्ड CO बनाएगा, 4 बनाएगा। ये आपके फॉर्मूला पुटिंग हो गई। तो EAN जो आया ये किसके बराबर आएगा, 28 प्लस 8, 28 प्लस 8 कितना आएगा, 36 आएगा। कितना आएगा, 36 आएगा। अब देखिए क्या मतलब हुआ इस 36 का, तो NiCO का होल 4 इज क्वाइट स्टेबल। कैसे स्टेबल हुआ, कैसे स्टेबल हुआ, ये कैसे पता चलेगा, अगर कोई भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, अगर कोई भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86 या 118, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर्स, नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर्स। अगर कोई भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाता है तो हम उनको क्या मानेंगे कि ये कंपाउंड क्या है, स्टेबल है। बोलिए, समझ में आया, ठीक है। कोई भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैसेस के इफेक्टिव नंबर के बराबर आ जाता है तो हम उसको क्या मानेंगे कि ये स्टेबल कंपाउंड है। आ गया समझ में, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको नोबल या एटॉमिक नंबर से मिल जाएंगे, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना रखे हैं वो लिगैंड के नंबर से मिल जाएंगे या कोऑर्डिनेशन नंबर से मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों को जोड़िए और टोटल निकालिए। आ गया समझ में, ठीक है। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर था। अब इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर अपन अगली थ्योरी पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन करिए आप लोग, सेकंड, CrNH3 का होल 6 एंड Cl3, ये लिया हमने। CrNH3 का होल 6 एंड Cl3।
अब इसमें एक कन्फ्यूजन है, ये इसीलिए लिया अपन ने कि यार टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे 9 लेंगे या 6 लेंगे, 9 लेंगे या 6 लेंगे। तो आपको मालूम है बेटा ये वाला कंपाउंड जो होगा या ये जो स्पेक्टेटर आयन है ये क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बने हुए रह जाएंगे, 6। तो हम लोग नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। स्कूटर, टीवी, कार, है ना, 24 होता है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 24 प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 6। तो 24 प्लस 12 कितना आएगा, 36। वापस से 36 आ गया। तो जितने भी हमारी नोबल गैसेज है, हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रानी, 2, 10, 18, 36, 54, 86 ये हमने लिया। 36 नोबल गैस के बराबर आ गया। तो अगर कोई भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के बराबर आ जाता है तो ये कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है, स्टेबल होता है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से हम लोग ये पता कर सकते हैं कोई भी कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है। पॉज करिए, नोट करिए। तो बेटा ये रहा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी। तो यहाँ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +3, x + 0 - 3 = +3। तो हम लोगों को ये सारा कवर, अगर हम नॉर्मल लेते हैं, अगर पूरा चार्ज 0 होता है तब तो हमारे 36 आ जाता है। लेकिन क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना था, +3 था। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 21 हो जाते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, 21। यहाँ कितना हो जाएगा, 21। यहाँ कितना आएगा, 33। तो दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल, है ना। तो ये वाली चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि नॉर्मल हम लोग निकाल के देखें तो हमेशा सारे कंपाउंड्स स्टेबल आएंगे। लेकिन अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू जाते हो तो देयर आर चांसेस कि वो अनस्टेबल हो जाए। आ गया समझ में, ठीक है। तो इस बात को आप पूरा ध्यान रखिएगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहाँ ख़त्म हो गया। आपको हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है। सेंट्रल मेटल एटम का फॉर्मूला इजी है, इजीली पुट करिए, आंसर निकालिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको वीबीटी भी कहा जाता है। बहुत ही फेमस थ्योरी है ना, बहुत फेमस थ्योरी है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हम लोगों को जो चीज़ें पढ़नी है वो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर्स के लिए हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और एक पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए 2 तरीके के हाइब्रिडाइजेशंस हमारे को देखने को मिलेंगे, D2sp3 या sp3d2। ये 2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए भी 2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे, sp3 या dsp2। ये 2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ जितने भी हाइब्रिडाइजेशंस हम लोग निकालना सीखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, और इसी हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग शेप्स भी प्रेडिक्ट करेंगे, ज्योमेट्री भी प्रेडिक्ट करेंगे। जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है तो कोई सा भी हाइब्रिडाइजेशन हो, आपका शेप फिक्स रहेगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो टेट्राहेड्रल, और अगर dsp2 आता है तो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ की बात हम लोग लेटर आफ्टर करेंगे, क्लियर। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वीबीटी के अंदर क्या देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा। तो वीबीटी के अंदर सबसे पहले देखेंगे बेटा वीक फील्ड लिगैंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। वीक फील्ड लिगैंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। यहीं सॉरी, यहीं से हम लोग वीबीटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे आगे। सबसे पहले वीबीटी को समझने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगैंड की पहचान होनी जरूरी है। तो वो कहाँ से देखेंगे, तो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ I - Br -
HCN माइनस Cl माइनस S2 माइनस F माइनस OH माइनस C2O4 2 माइनस H2O NCS माइनस ETTA4 माइनस NH3 CN माइनस एंड C। ये आपको दे रखी है पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसमें से I माइनस से लेके H2O तक ये जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, वीक फील्ड लिगैंड। ये क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगैंड। और इसके बाद जितने भी हैं ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो हम लोग इसी में देख के चलेंगे कि भाई हमको वीबीटी कैसे आगे बढ़ानी है ना। स्टार्ट करते हैं वीबीटी को। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, इसके थ्रू हमको वीक फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड को आइडेंटिफिकेशन सीखना है। उसके बाद आपको वीबीटी आगे बढ़ानी है ना। तो वीबीटी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस करना कैसे करा जाएगा, है ना। क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना यहाँ पे सीख लेंगे हम लोग, एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ। ठीक है, पहला एक ही लेते हैं हम लोग। NiH2O का होल 6 एंड ऊपर चार्ज है 2+। ये हमने लिया NiH2O का होल 6 एंड ऊपर चार्ज है 2+। सबसे पहले पहचानिए H2O वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है ना, वीक फील्ड है। तो अभी Ni का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। x + 0 = +2, x = +2 ये आएगा, है ना। तो Ni का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग इसका लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रानी, 2, 10, 18, 36, 54, 86। 28 के जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस आ रही है, आर्गन। तो आर्गन तक लिख दिया हमने, है ना। इसके बाद में 4s2 एंड 3d8 ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, 4s2 एंड 3d8। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं आता है तो आप लोग इसको पहले सीखिएगा, है ना। उसके बाद अब 4s2 3d8 है ना। हम लोग इसको 3d8 4s2 लिख रहे हैं, ऑर्बिट वाइज अरेंजमेंट इसका कर रहे हैं, थर्ड ऑर्बिट पहले, फोर्थ ऑर्बिट बाद में। Ni+2 है, Ni+2 है। तो +2 का मतलब क्या होता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से निकल जाए। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, 3d8 4s0, 0 का कोई मतलब नहीं, तो 4s ऑर्बिटल खत्म। ठीक है, तो 3d8 ये 8 इलेक्ट्रॉन हमारे को d ऑर्बिटल में जमाने हैं। देखिए ये d ऑर्बिटल मैंने बनाया, 5 होते हैं। इसके बाद मैंने s बनाया, इसके बाद मैंने p बनाया। ठीक है, d s p ऐसे बना दिया मैंने। 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भर दिया, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें बाकी रह गए, अनपेयर्ड 2। अब जरा नेचर ऑफ लिगैंड बताएगा कि इन 2 का क्या होगा। नेचर ऑफ लिगैंड वीक है, वीक मेहमान रहने आ रहे हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कभी भी आपस में शेयरिंग नहीं करेंगे। ये अपना कमरा खाली करके इधर नहीं जाएगा। ठीक है, ये बोलेगा आपके जितने मेहमान आ रहे हैं आगे वाले में देते रहो। ठीक है, मैं अपना खाली नहीं करूँगा कमरा। ठीक है, मेहमान कितने आ रहे हैं भैया, लिगैंड्स कितने आ रहे हैं, 6। तो 1 2 3 4 ही हुए। तो आगे डी और बनाइए, 5 और 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। हमको क्या करना है बेटा, अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता तो ये इलेक्ट्रॉन खाली होके इधर चला जाता, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता और हमारा पहला लिगैंड इसमें एंट्री ले लेता। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड नहीं था, ये वीक लिगैंड था। वीक लिगैंड की वजह से ये हमको आगे बढ़ना पड़ा, है ना। वीक मेहमान है, हम नहीं चाहते, हम क्यों खाली करेंगे हमारा कमरा, तो ये नहीं कर रहे, ये बच्चे खाली नहीं कर रहे। ठीक है, तो S में 1 इलेक्ट्रॉन आया, P में 3 आए और D में 2 आए। तो टोटल आपका कितना हाइब्रिडाइजेशन बन गया, देखो नोट करो रजिस्टर में, S P
P के कितने कमरे दिए भैया, P के 3 कमरे दिए और D के कितने दिए, 2 दिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया है, sp3d2, sp3d2। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आया है। क्या आया है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। तो 2 चीज़ें प्रेडिक्ट हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गया और स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट हो गया, है ना। अब मैग्नेटिक बिहेवियर पहले बताता हूँ। जब कभी भी आपको किसी भी स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जब कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, तो अनपेयर्ड का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर होता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और अगर सारे के सारे पेयर्ड मिल जाते तो डायामैग्नेटिक बिहेवियर। 2 ही टाइप के मैग्नेटिक बिहेवियर हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक बिहेवियर डायामैग्नेटिक, है ना। तो पैरामैग्नेटिक कब बोलेंगे, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, और डायामैग्नेटिक कब बोलेंगे, जब ये पेयरिंग हो जाएंगे, सब सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। क्लियर, ठीक है। ये 3 बातें हुई। अब बचता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट किया जाता है म्यू से। ये वाला पार्ट समझ में आया। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के बाद में यहाँ पे ये देखो कि ये वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अगर वीक फील्ड है तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, आगे वाले ऑर्बिटल्स में जितने आपके लिगैंड दिए हुए हैं उतने भर दो। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इसको पेयरिंग करवाओ और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। अनपेयर्ड बच जाते हैं तो पैरामैग्नेटिक, अगर पेयरिंग हो जाती तो डायामैग्नेटिक। अभी पेयरिंग वाला भी करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीख लेते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू, मैग्नेटिक मोमेंट किससे डिनोट किया जाता है, म्यू से। म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n+2, ये एक फॉर्मूला होता है। म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n+2, पीछे यूनिट लगती है bm, bm फॉर बोहर्स मैग्नेटॉन, बोहर्स मैग्नेटॉन, ये एक यूनिट होती है ना। म्यू इज इक्वल्स टू n+2, ये लिया आपने। n क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू कितना था, इस केस में 2 अनपेयर्ड बचे थे, तो म्यू इज इक्वल्स टू 2 + 2, ये लेंगे 2 × 4 8 आ जाएगा, ठीक है। नियर अबाउट हम लोग मानते हैं कि कोई सा भी मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है तो वो 0.75 बढ़ा दो, उसका फाइनल आंसर क्या कर दो, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2.75 कर दीजिए आप लोग। 2 था 2.75, 1 था 1.75, 3 होता है 3.75, इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट हो गया आपका। तो हमारे पास में हमने चारों चीज़ें कैलकुलेट कर ली बेटा, हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल दिया, स्ट्रक्चर भी निकाल दिया, मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल दिया और मैग्नेटिक बिहेवियर भी निकाल दिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया जाएगा, है ना। यहाँ हमने NiH2O का होल 6 लिया था, हम क्वेश्चन चेंज करते हैं, ठीक है। FeCN का होल 6 एंड ऊपर ले लेते हैं 4-, ऊपर ले लेते हैं 4-, ठीक है। तो सबसे पहले Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, इसको हटाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, तो x - 6 इज इक्वल्स टू -4, -1 होता है, -1 × 6 माइनस का 6, x - 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 4, क्योंकि होल चार्ज -4 लगा हुआ था, x इज इक्वल्स टू प्लस का 2, ये +2, ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर, स्कूटर TV कार मने फे 26 नंबर पे आया, तो 26, 1s2 या सिंपल आर्गन वाला ले, आर्गन 4s2 3d6 हो जाएगा, ठीक है। तो Fe +2 था तो 3d6 रह जाएगा, 4s में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आपको बढ़ने हैं। ये d ऑर्बिटल हो गया, ये s हो गया, ये p हो गया, ज़रूरत होने पे आगे d और बन जाएगा, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, 6 हो गए। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी दिख रहे हैं।
मेहमान का नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग मेहमान आने वाला है। आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे तो Cn- जो होता है ये सबसे लास्ट में आता है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब भी स्ट्रॉन्ग मेहमान आते हैं घर के सारे बच्चे खुश हो जाएंगे और ये बोलेंगे हम अपने अपने कमरे क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही ये पेयरिंग करेंगे बेटा, देखना ये वाला ऑलरेडी पेयर्ड था, ये वाला इसके साथ में आ गया, ये लास्ट वाला, ठीक है, ये वाला इसके साथ में आ गया। 2 कमरे खाली हो गए ना, 2 कमरे खाली हो गए, ठीक है। आगे क्या है, S और फिर क्या है, P। हमको आगे और किराया नहीं देना पड़ा D वाले को, ठीक है। तो यहाँ 6 मेहमान आ रहे हैं, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, हो गए 6। 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। D के कितने कमरे ऑक्यूपाई हुए, 2। ऊपर लगाएंगे पावर में, इसको D स्क्वायर नहीं कहेंगे, D2 कहेंगे। S और P के कितने कमरे ऑक्यूपाई हुए, 3, तो D2sp3, D2sp3। ये निकल गया हमारा क्या, हाइब्रिडाइजेशन। इसका शेप क्या होगा, जब 6 होते हैं लिगेंड्स तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल होता है। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या आएगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है क्या, बताइए, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें बचा है क्या, नहीं। तो यहां से इसको बताते हैं हम लोग, म्यू इज इक्वल्स टू √n+2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। अगर मैं 0 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो मैं आपको करके बताता हूँ, बहुत टफ कैलकुलेशन है। 0+2, ठीक है, आपको 0 से 0+2 इज इक्वल्स टू 2 होता है बेटा। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 0 की टेबल और याद रखो, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, ठीक है। तो 0 × 2 0, और 0 का अंडर रूट तो भगवान पूछो ही मत, ठीक है, 0 है ना। तो ये आंसर आपका, जब कभी भी हम लोग इस तरीके की बात करेंगे कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो उस टाइम पे मैग्नेटिक मोमेंट हमारा कितना आता है, 0। एंड जब कभी भी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा रहता है, डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा रहता है, डायामैग्नेटिक। बोलिए, समझ में आया, पक्का, सॉल्व, ठीक है, चलिए गुड। इसके बाद हम लोग सर आपने तो 6 वाले करा दिए, तो हमको 4 वाले भी करवाइए। तो एक NCERT का ही क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं हम लोग कि NiCN का होल 4 2- और NiCl4 2-, ठीक है। दोनों में नंबर ऑफ लिगेंड सेम नंबर जुड़े हुए हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इनका सेम है, लेकिन फिर भी दोनों का हाइब्रिडाइजेशन अलग आता है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग आता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका जवाब हम लोग निकालते हैं। Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं बेटा, x -4 = -2, इधर भी निकालते हैं, x -4 = -2, x = कितना आएगा, दोनों तरफ +2, इधर भी कितना आएगा, +2। मतलब दोनों में Ni का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, मतलब Ni का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम रहेगा। तो Ni+2 आएगा, क्या लिखेंगे, 3d8 4s2 होता है, तो 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो केवल 3d8 रह जाएगा। अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था, Ni = 3d8 रह जाएगा, +2 = 3d8 रह जाएगा, ठीक है। तो ये 3d8 रह जाएगा। अब इस 3d8 को हमको जमाना है ना, देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जम गए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या ये पेयर हो जाएंगे क्या, यस सर, ये पेयर हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मैं अगली स्टेप में लिख देता हूँ, ये पेयर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 थे, ठीक है, ये ऑलरेडी पेयर्ड थे और ये इधर आ गया, मतलब पेयरिंग होगी, ठीक है। इसके बाद क्या जमेगा, S, इसके बाद क्या जमेगा, P, ठीक है। कितने मेहमान है, 4, तो एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। नोट करिए रजिस्टर में कमरा नंबर। D का कितना कमरा ऑक्यूपाई हुआ भैया, 1, S का कितना हुआ, 1, P के कितने हुए, 2, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बना, स्क्वायर प्लेनर।
चलिए जल्दी बताइए मुझे, इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? तो मैग्नेटिक मोमेंट सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 0 n की वैल्यू, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू 0। आ गया समझ में? ठीक है, चलिए अब इधर वाले का निकालते हैं। तो इसमें भी क्या होगा बेटा, ऐसे जमाएंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। डीट आ रहा है, डीट आ रहा है मतलब वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है। तो ये बच्चे डीट हो जाएंगे, भाई साहब डीट आ रहा है, मैं क्यों मेरा कमरा खाली करूं, आगे वाला जाने, तो ये आगे वाले में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कमरे खाली नहीं कर रहे हैं तो वो उसकी मजबूरी है। 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 लिगेंड 4 कमरों में जाएंगे। पहला कमरा नंबर S, दूसरा कमरा नंबर P और 3, क्या हो गया sp3। sp3 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? अरे sp3 खुद ही हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा स्ट्रक्चर होगा? टेट्राहेड्रल। अच्छा, यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जा सकता है? यस सर, n+2, ये करेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2, तो 2.75 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था जितना भी आपके पास में मैग्नेटिक मोमेंट, जितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नेटिक मोमेंट में 0.75 ऐड कर दीजिए, ठीक है, वो आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वीबीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर भी कुछ बातें बीबीटी से मिलती जुलती होगी, लेकिन कुछ अलग सी होगी, है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। इसमें हम लोग क्या करते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स करते हैं, है ना, स्प्लिटिंग करते हैं। देखिए यहाँ से मैंने ये 5 ऑर्बिटल डी के बना दिए, ठीक है। जब कभी भी कोई ऑर्बिटल उसकी ग्राउंड स्टेट में रहता है, उसकी नॉर्मल एनर्जी में रहता है, ठीक है, तो उन ऑर्बिटल्स को कहते हैं हम लोग डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड एनर्जी के अंदर जब है तो उनको क्या कहेंगे? डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। ये डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स को अगर इनको थोड़ा एक्साइट करवाया जाए, ये एक्साइट करवाया है इनको, है ना, डी ऑर्बिटल को, मान लिया कि ये इनकी स्टेट 1 है और ये इनकी स्टेट 2 है, ठीक है। सेकंड स्टेट में लेके आए, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, इसमें लेके आए। अब इसमें जाने के बाद में हम इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे, मतलब 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। ये 2 पार्ट में क्या होती है? स्प्लिट हो जाती है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, अगर हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए, तो ऊपर 3 ऑर्बिटल जाएंगे, नीचे 2 ऑर्बिटल आएंगे, है ना। अगर हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए तो ऊपर 2 आएंगे, नीचे 3 ऑर्बिटल आएंगे, है ना। अच्छा, अब ऑर्बिटल्स के पहले नाम। डी ऑर्बिटल में dxy, dyz, dzx, dx2y2 एंड dz2 ये होते हैं। तो जो ये स्क्वायर वाले होते हैं ये ऑन द एक्सिस होते हैं। इनके जब अपन शेप्स पढ़ते हैं तो ऑन द एक्सिस है, इनको बोला जाता है EG, इनको बोला जाता है क्या? EG। और इधर से ये जो 3 बचते हैं इनको बोला जाता है T2G, T2G। तो यहाँ बेटा ऊपर कौन आया? T2G, और नीचे कौन आया? EG। यहाँ पे EG, यहाँ पे T2G। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए इसका अपन बीच में, अगर मैं बीच में सेंटर से इसको डिवाइड कर दूँ, सेंटर से इसको डिवाइड कर दूँ, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यहाँ पे लगा दूँ, तो एनर्जी कैसे डिवाइड होगी वो देखते हैं। तो यहाँ पे होगी वो डिवाइड
0.6 डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और नीचे होगी 0.4 डेल्टा नॉट। उल्टा लिख दिया मैंने, 0.4 डेल्टा नॉट, 0.6 डेल्टा नॉट। ऊपर टोटल मिला हुआ अगर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन में से नीचे कितने बचे? 6, तो उसको 6 डेल्टा नॉट लिख दिया। ऊपर कितने बचे? 4, तो 4 डेल्टा नॉट लिख दिया। क्लियर? ठीक है। इधर CFAC निकालेंगे तो 0.6 डेल्टा नॉट ऊपर और 0.4 डेल्टा नॉट नीचे, ये आ जाए, है ना। ये लिख दिया हमने। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में हमने देख लिया है। अब हम लोग इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करना सीखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करना सीखेंगे, है ना। तो मैं इस वाले पार्ट को हटा रहा हूँ। क्वेश्चन लेते हैं सीधा इसका। डायरेक्टली क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड अनपेयर्ड electrons and magnetic behavior in FeH2O का होल 6 2+ using CFT। ठीक है, यूजिंग CFT ये ले लिया हमने। ठीक है, FeH2O का होल 6। ठीक है, चलिए यहाँ हम 3+ कर देते हैं, 3+। तो Fe का चार्ज कितना आएगा? +3, क्योंकि H2O न्यूट्रल लिगेंड है, इसका चार्ज क्या होता है? 0। तो टोटल चार्ज कितना आएगा? +3 आएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा? 3d6 4s2 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2 तो यहाँ से निकलेंगे, 1 यहाँ से निकलेगा, 5 ही रह गए, है ना। 6 है, मतलब कौन सा यूज़ होगा फॉर्मूला, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ होगा? ऑक्टाहेड्रल वाला। ऑक्टाहेड्रल वाले स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते थे? ये 5 डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स है, ये जब सेकंड स्टेट में जाएंगे 5 बनाए, ये टूटेंगे 2 पार्ट में, जिसमें से ऊपर कौन रहेगा? Eg, और नीचे कौन रहेगा? T2G। ये याद रखिएगा। T4 टेट्राहेड्रल, जब भी टेट्राहेड्रल की बात होगी मतलब लिगैंड 4 आएंगे तो T को ऊपर रखना है। T4 टेट्राहेड्रल, T4 T2G, तो ये ऊपर रखना, बाकी Eg ऊपर और T2G नीचे। ठीक है बेटा। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ने? 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ने। लिगैंड का नेचर कैसा है? वीक लिगैंड होंगे, तब हम 5 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे? 1 2 3, चौथा जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ आएगा? ऊपर, क्योंकि वीक फील्ड लिगैंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होते तो चौथा और 5वां नीचे ही आ जाता। पहले नीचे वाले बढ़ते हैं, फिर ऊपर वाले बढ़ते हैं। आ गया? तो यहाँ अब ढूंढना क्या है? बस इसका काम यही खत्म हो गया। यहाँ पे ढूंढना क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू कितनी हो गई भैया? 5 हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना हो। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक, सारे अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, n की वैल्यू 5 हो गई। अगर मैं आपको बोलूँ मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो 5.75। ठीक है, √5 क्या होता है? 5 + 2। ठीक है, n × n + 2 ये होता है। तो 5 × 7 35, 35 का √ निकालते जो भी आता है आप लोग सॉल्व करिएगा इसको, है ना। यहाँ से हम लोगों ने ये CFT का एक पार्ट पढ़ लिया। अच्छा सर, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड ले लेते तो क्या होता? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड भी लेके देख लेते हैं। 6 Fe को x - 6 = -3 लूँगा। यहाँ पे -3 लगा देते हैं, यहाँ पे -3 लगा देते हैं, है ना। अब -3 लगा दिया, Fe का चार्ज आएगा +3, 3d5, इतना ही भराएगा 5 इलेक्ट्रॉन। देखिएगा, समझिएगा। तो 1 2 3 4th और 5th इलेक्ट्रॉन, 4th और 5th इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो पहले नीचे की पेयरिंग कंप्लीट होगी, फिर ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो यहाँ पे अब कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा? 1। अब माय क्वेश्चन इज कि FeH2O का होल 6 3+ और FeCN का होल 6 3-, इन दोनों में से ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कौन है? ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कौन है? तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा।
ठीक है, ये ज़्यादा पैरामीटर है क्योंकि इसमें 5 अनपेयर्ड थे, उसमें एक ही अनपेयर्ड है। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये आपकी CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी यहाँ पे समाप्त होती है। ठीक है, तो इसी के बाद जो आता है वो आता है आइसोमेरिज्म, है ना, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर आइसोमेरिज्म। अच्छा, एक टॉपिक रहता है बेटा कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो भी अभी अपन डिस्कस कर लेंगे। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सिंपल है ना। आइसोमेरिज्म हम इस पार्ट में 3 टाइप के पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, है ना, स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो पहले अपन पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 टाइप के होंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 टाइप के होंगे। पहला होगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा होगा लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, और लास्ट होगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, है ना। आयनाइजेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, है ना। सबसे पहला पढ़ते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसे CONH3 का होल 5 Br बाहर लिख दिया मैंने SO4, और दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ CONH3 का होल 5 SO4 अंदर लिखा और बाहर लिख दिया मैंने Br, ये लिख दिया। तो अब इसमें क्या होगा बेटा, इसके अंदर आप लोगों को दोनों ही आयनाइजेशन स्पीसीज, दोनों फार्मूला सेम है। फार्मूला आइसोमर्स क्या होते हैं, जहाँ फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि एक में अंदर Br है, एक में अंदर क्या है, SO4 है। तो यहाँ पे SO4 डिसोसिएट हो जाएगा, यहाँ पे Br डिसोसिएट हो जाएगा। तो आयनाइजेशन दोनों के अंदर क्या हुए, अलग अलग हुए, इसीलिए इनको अपन क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्लियर? ठीक है। दूसरा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज के अंदर क्या होता है, जैसे NO2 है, NO2 है, तो NO2 दो तरीके से जुड़ सकता है, या तो ये N की तरफ से जुड़े या ये ONO की तरफ से जुड़े। N की तरफ से जुड़ेगा तो नाइट्राइटो N कहते हैं, इसको नाइट्राइटो N कहते हैं, और अगर O की तरफ से जुड़ता है तो नाइट्राइटो O कहते हैं, है ना। तो नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O इस तरीके से जुड़ता है। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, CONH3 का होल 5 NO2 Cl2 Cl2। इसमें N से जुड़ा हुआ है, इसमें O से जुड़ा हुआ है, ये नाइट्राइटो N, ये नाइट्राइटो O। तो ये लिंकेज की वजह से फॉर्मूला पूरा सेम है, सिर्फ एक लिंकेज चेंज हो गया, उस लिंकेज की वजह से इसका नाम क्या हो गया, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है। तीसरा आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर लिगेंड्स का इंटरचेंज हो जाना, लिगेंड्स का इंटरचेंज हो जाना। फॉर एग्जांपल CONH3 का होल 6 एंड CN का होल 6 होता लिगेंड्स का एक्सचेंज है, लेकिन लगता ऐसा है कि मेटल्स एक्सचेंज हो गए। CrNH3 का होल 6 COCN का होल 6। अब जरा देखिए, इसमें एक ही Cr है, यस, इसमें एक ही Cr है, इसमें एक ही CO है, इसमें भी एक ही CO है, लेकिन दोनों का जो अटैचमेंट है लिगेंड से वो अलग अलग हो गया। तो ऐसे जो होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है। लास्ट आता है हाइड्रेट, जो पानी की वजह से होता है, जो पानी की वजह से होता है, वाटर की वजह से होता है। तो वाटर के अंदर जो चेंजेस आएंगे, जैसे CrH2O का होल 6 एंड मैंने बाहर लगा दिया Cl3, बाहर लगा दिया Cl3। अब मैं दूसरा कंपाउंड इसका लिखूं CrH2O का होल 5, अंदर एक Cl और बाहर 2 Cl रह जाएंगे और एक H2O हो जाएगा। ठीक है। Cr अंदर 4 ही H2O अगर लेते हैं तो अंदर 2 Cl आ जाते हैं, बाहर
एक Cl और 2 H2O हो जाएंगे, है ना। तो ये जहाँ पे पानी की वजह से कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उतने के उतने ही है। देखो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, लेकिन कुछ डिसोसिएट होंगे, कुछ डिसोसिएट नहीं होंगे, वो वाली है, ठीक है। तो ऐसे जो आइसोमर्स होते हैं उनको हाइड्रेट आइसोमर्स कहते हैं। तो अगला पार्ट अपन देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, जिसमें 2 पार्ट आएंगे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। इसमें 2 तरीके की 2 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल, एक पढ़ेंगे ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं पहले अपन। किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 4 हो, मतलब स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो। तो टेट्राहेड्रल जो होते हैं ये जीआई शो नहीं करते हैं, ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जीआई शो नहीं करते, जीआई फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो सिर्फ स्क्वायर प्लेनर की बात होगी, जैसे एम है, इसके साथ में ये 4 ग्रुप्स अटैच करते हैं हम लोग, ए बी और ये बी। हाँ, तो ये एम ए बी बी ये हमने बना दिया। हम 2 साइड्स कंसिडर कर देते हैं, एक साइड ये है, एक साइड ये है, दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप्स हो। अगर सारे ग्रुप्स अलग अलग हो जाए तो हम लोग जीआई का बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट होता है, जैसे EZ कॉन्फ़िगरेशन, है ना, और उस तरफ मूव ऑन करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में हम लोग, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, कोऑर्डिनेशन के अंदर अगर दोनों ग्रुप्स अलग अलग नहीं होंगे या सेम ग्रुप्स नहीं मिलेंगे तो फिर वहाँ पे जीआई हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़, ये जो लेंथ है L1, ये जो लेंथ है L1 और दूसरी जो लेंथ है ये वाली, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये वाली ए की ये वाली लेंथ, ए की ये वाली लेंथ, तो L1 कभी भी L2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, L1 और L2 इक्वल नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट कंडीशन ऑफ जीआई, है ना। तो ये हमको देखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि मैंने अभी बोला था कि यहाँ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। तो डिस्टेंसेस जो होती है सारी साइड्स के अंदर वो अलग अलग है। देखो यहाँ पे अगर अपन ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस को देखें तो सेम आएगी, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को देखें तो सेम आएगी। तो यहाँ पे लेंथ जो रहती है या डिस्टेंसेस और एट ऑल साइड्स सेम। तो सेम डिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो जीआई शो नहीं कर पाते हैं, है ना बेटा। तो अब हमको क्या करना है सर, तो हमको ये करना है कि हमको स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स के ऊपर फोकस करना है और हमको सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर देखने हैं, हमको सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर देखने। तो M है, इसके साथ में A B हमने बना दिया। तो अभी अगर 2 ग्रुप्स, सेम ग्रुप्स आमने सामने रहते हैं, वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, सिस स्ट्रक्चर। और अगर ये दोनों ग्रुप्स अपोजिट साइड हो गए तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ट्रांस स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर 2 ग्रुप सेम साइड हो गए तो ये सिस स्ट्रक्चर होगा, अगर अपोजिट हो गए तो ट्रांस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। MA2B2, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं MA2B2, MA2B2, ये एक स्ट्रक्चर बना। तो कैसे पता चलेंगे कि कितने इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, कितने इसके जीआई बनेंगे, तो हम लोग इनके पेयर्स बना के देख सकते हैं। कंपटीशन में ये पूछा जाता है, बाकी अभी आपको सिर्फ सिस ट्रांस मालूम करना है। तो कंपटीशन में पूछा जाता है कि भाई ये कितने जीआई बनेंगे, तो आप इसके पेयर बना दो। जैसे एक ए और एक ए बी का बन सकता है, एक ए बी और एक और ए बी का बन सकता है, 2 पेयर्स बन सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा पेयर बन रहा है तो ये जीआई शो करेगा, अगर एक से ज़्यादा पेयर ही नहीं बन रहा है तो ये जीआई शो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल MA4 एक ही पेयर बना, तो क्या ये जीआई शो करेगा, क्या नहीं करेगा। समझ आ गई बात। अगर सारे ग्रुप सेम आ जाएंगे तो हम ये जीआई में नहीं लेंगे।
क्लियर, सिस ट्रांस क्लियर, ठीक है। और आगे लेते हैं, चलिए अगर M ABCD इस तरीके से ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर कोई दूसरा ले लेते हैं MA2B2, ये भी ले लिया अपन ने, MA2BC ले लेते हैं, ठीक है। तो AB एक तो आएगा AA और BC, एक आएगा ABAC, दो एक से ज़्यादा शो हो गया, एक से ज़्यादा शो अगर हो जाता है तो वो GI एग्जिबिट कर जाता है। देखो AABC, A और A आमने सामने, मतलब ये क्या हो गया, सिस, सेम कंपोनेंट्स आमने सामने हो जाते हैं तो वो क्या कहेंगे हम लोग, सिस कहेंगे। कुछ गड़बड़ हो गई, ऊपर C आएगा, यहाँ पे B आएगा। एक तरफ को कांस्टेंट रख के दूसरी तरफ को रोटेट कर दो, रोटेट करते ही आपको सिस ट्रांस मिल जाएंगे। यहाँ ये क्या होगा, B, ठीक है बेटा। तो ये सिस और ट्रांस की थ्योरी है। इसके बाद आती है सीधी फैक और मर। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए भी सिस ट्रांस हम लोग देख सकते हैं, जैसे MA4 और B ऐसे ले लेते हैं। ये दोनों B पास में है ना, इसको सिस कहेंगे। M, ये B अपोजिट हो जाए तो ये ट्रांस कहेंगे। कौन सा केस है, MA4B2 का केस है, ठीक है। M मतलब मेटल, ABCD ये सब क्या होंगे, लिगेंड्स होंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वाला केस लेते हैं हम लोग कि फैक और मर क्या होगा, फैक और मर। तो ये फैक और मर कहाँ देखेंगे बेटा, MA3B3 के केस में, MA3B3 के केस में। अगर M के साथ में 3A अच्छे से लगे हुए हों कंटिन्यूसली, 3B ऐसे लगे हों, कंटिन्यूस आ रहे मतलब फेशियल अच्छा हुआ है, तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, फेशियल अरेंजमेंट, फैक आइसोमर। अगर ये अरेंजमेंट बिगाड़ दिया, A ऐसा कर दिया तो फेशियल बिगड़ गया। फेशियल बिगड़ते ही वो आदमी क्या होगा भैया, मरेगा, ठीक है, मर, क्लियर। कौन सा आइसोमर हो जाएगा, मर, स्टैंड्स फॉर मेरिडोनियल आइसोमर, फेशियल आइसोमर और मेरिडोनियल आइसोमर। तो यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूरा फिनिश, जिसमें अपन ने 3 चीज़ें देखी है, क्या क्या, एक तो सिस और ट्रांस वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, एक फैक और मर वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक कंडीशंस कि भाई M के साथ में कौन सी कंडीशंस आपकी हो सकती है ना। इसके बाद हम लोग लेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर में आपको देखना पड़ेगा मिरर इमेजेस। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं यहाँ पे, COEN, इन 2 बॉन्ड बनाता है बेटा, तो इस तरीके से बनाएंगे, इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन गया ये। इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या नहीं है। तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, CO, पहले 6 बॉन्ड बना लीजिए। अब ये वाले जो फैन हैं ये सामने की तरफ दिखेंगे मिरर में ये वाले पार्ट सामने दिखेगा और ये कहाँ दिखेगा, पीछे दिखेगा, है ना। क्या मिरर इमेज बन गई क्या, यस सर। अब क्या करना है, इसको उठा के इसके ऊपर रखो, क्या ये सुपर इम्पोज होगी, क्या नहीं होगी। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंडीशंस के लिए पहली चीज़ मिरर इमेज होनी चाहिए, दूसरी चीज़ नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बननी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोज इमेज बन गई तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं बनी, सुपर इम्पोज हो गई तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक्स फिनिश। लास्ट आता है एक कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सिंपल इतनी बात ध्यान रखनी है, जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ही ट्रांजिट कर पाएंगे ग्राउंड स्टेट और
एक्साइटेड स्टेट में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही ट्रांजिशन होगा और तो ही कलर्ड आएंगे। तो कलर्ड कंपाउंड कौन से होंगे? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अगर फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो वो कलर्ड कंपाउंड नहीं होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के बारे में लिखा हुआ है, तो उसको आप लोग रीड करिएगा। यहीं पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एनसीईआरटी जो वन शॉट लेक्चर था वो पूरा का पूरा आपका फिनिश। थैंक यू सो मच, बाय बाय।